हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज का पार्ट थर्ड। पीरियडिक प्रॉपर्टीज में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट रेडियस है, वंडर वाल रेडियस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सी कब रेडियस होती है। ठीक है। दूसरा हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक मेजर डिफरेंस भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ये 2 मेजर चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिटेन कर देती हूँ आपके दिमाग में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ क्या करेगी, बाइंड करके रखेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसके बाद एक एनर्जी एमिट आउट होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होती है, रिलीज्ड एनर्जी होती है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। रिलीज एनर्जी होती है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे उसके बाद ये एक रिलीज एनर्जी होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ये होता है कि किसी भी एटम को हम उसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और वहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज को हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट पर्टिकुलर एनर्जी जो रिक्वायर होती है टू आयनाइज ए पर्टिकुलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया। ये एनर्जी वो होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं। ये एनर्जी वो होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें किसको, न्यूट्रल स्पीसीज को आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्लियर होता रहेगा एक साथ। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स की विड्रॉइंग पावर को बोलते हैं, यानी किसी के पास भी ऐसी पावर हो, पावर टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, जस्ट नाम से पता चला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, पावर टू अट्रैक्ट, पावर टू अट्रैक्ट ए, क्या लिख दिया मैंने, स्पेलिंग भी पता नहीं क्या हो गई है। तो ये क्या होगी हमारे पास, पावर टू विड्रॉ। ठीक है, पावर टू विड्रॉ या पावर टू अट्रैक्ट बोल सकते हो इसको। तो पावर टू विड्रॉ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, शेयर्ड पेयर लिखा। अब शेयर्ड पेयर नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, हमारे पास 2 एटम है। ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हमने एक बॉन्ड बनाया। 2 एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया। अब देखो ध्यान से, अब ये बॉन्ड कैसे बनाया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। ठीक है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन है हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके क्या बनाइए, एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना। लेकिन क्या होता है कि अब तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दोनों ने, ठीक है भाई, एक मैंने दे दिया, एक तूने दे दिया, बॉन्ड बन गया, ठीक है, काम खत्म। लेकिन क्या होता है कि क्लोरीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट इज 3.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। तो कंडीशन क्या हो जाती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सारा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। इसके पास क्या बचेगा, ये टुनटुना, इसके पास खाली बचा। ठीक है,
समझ रहे हो? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने अट्रैक्ट कर लिए? क्लोरीन ने, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, खींचने की पावर है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है और यहाँ पर क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है। देखो, कोई तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है। तो ये इसके अंदर एक पावर है अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स को। इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने के बाद इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो भी अट्रैक्ट करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन बात याद रखो, यहाँ पर जो हम पावर बता रहे हैं, पावर टू विड्रॉ अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही विड्रॉ करेगा, किसी और बॉन्ड में मत बता देना। तो ये जो शेयर्ड पेयर है, यहाँ पे जो शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स का, कैसा है? पेयर में है, तो इसलिए बोल रहे शेयर्ड पेयर, शेयरिंग भी की है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो शेयर्ड पेयर को किसने इलेक्ट किया? क्लोरीन ने। तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हो? तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि एक पावर होती है, एक किसी के अंदर भी कैपेसिटी होती है टू अट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं, किस किस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला हम पढ़ते हैं फैक्टर्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, किस किस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो डिपेंड करती है, वो हमें पढ़ना है। देखो, कोई भी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, ठीक है। मान लो कोई भी हमारे पास SF6 है, ठीक है, SF6 है, एक हमारे पास HCl2 है, ठीक है, और एक हमारे पास, इसमें पर्टिकुलर जो गिवन एग्जांपल है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे पास थैलियम का है, ठीक है, एक हमारे पास थैलियम का है, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एक हमारे पास थैलियम है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी 1.6 दे रखी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी दे रखी है 2.6 दे रखी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये मेजर्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास स्केल्स भी आएंगे, उन स्केल से हम उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करेंगे। पॉलिंग स्केल है, ठीक है, उसके बाद मुलिकन स्केल है, उसके बाद अलर्ट रोचो स्केल आएगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन हम ऑक्सीडेशन स्टेट का कर रहे हैं। 6 फ्लोरीन है तो 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो यहाँ से देख लो क्या करना है। जैसे SF6 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर की स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम पढ़ ही रहे हैं, फ्लोरीन फोन रूल पढ़ा होगा तुमने, फोन रूल। ये तीनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट होते हैं पूरी टेबल के अंदर। तो F से फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इनको याद रखें, जहां पर भी ये मिलेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, स्मॉलर साइज होता है इनका, ठीक है। तो अगर ये 6, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसके पास इलेक्ट्रॉन रिटर्न पावर होती है उसके पास नेगेटिव चार्ज में होता है, तो ये 6 नेगेटिव, क्योंकि 6 फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसके पास 6 पॉजिटिव हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। वैसे इसको देखो HCl2 को, HCl2 में क्या है, 2 नेगेटिव, इसकी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है। जो हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन फैमिली का याद रखना, जो हेलोजन फैमिली होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो सीरीज होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीरीज होती है, ये क्या होती है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो ये जहां पर भी तुम्हें मिलेंगे इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, और 2 एलिमेंट गिवन है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके पास हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसके पास 2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होती है उसी की ज्यादा होती है, उसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। अब ध्यान से देखो, अगर कहीं पर भी सल्फर +6 है और कहीं पर भी सल्फर 2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर +6 की ज्यादा होगी कि +2 की ज्यादा होगी? ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, एक के पास तो +6 का मतलब क्या है? इसने 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। +6 का मतलब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया, किसने गेन किया? फ्लोरीन ने। वैसे ही सल्फर यहाँ पे है, इसके पास क्या? +2 चार्ज, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसमें देखो +6 है, इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया, यानी +6 है, तो ये -6 को बहुत स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। अगर इसको हमने एक नेगेटिव चार्ज दिया तो इसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगी कि इसकी होगी? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज को देखो और नेगेटिव चार्ज को, लंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये भी +2 है, ये भी विड्रॉ करेगा अपने साथ नेगेटिव चार्ज को।
लेकिन इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास +6 है। तो समझ गए ना, तो ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू सल्फर पॉजिटिव, और ये क्या है, सल्फर पॉजिटिव 6। ठीक है, समझ में आया। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मीन्स उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो मेजर्ड दिखा देते हैं। थैलियम हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर हमारे पास थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है उसकी 2.6 मिलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी कितनी मिलती है, 1.6 मिलती है। दैट मीन्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कम पॉजिटिव है, +1 है। इस थैलियम के पास +3 है, इसके पास क्या है, +1 है। तो +3 जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा -1 को इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे यहाँ पे, कौन से अट्रैक्शन होंगे, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जिससे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्टिंग पावर को तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं, तो वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला फैक्ट हुआ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का। नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, हाइब्रिडाइजेशन से कैसे अफेक्ट होती है ये हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे अफेक्ट होगा वो देखो ध्यान से। अब हमारे पास कोई कार्बन है जो CH4 में है, एक कार्बन है जो इथिलीन में है, ठीक है, एक कार्बन हमारे पास है ये इथाइन में। ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं। CH4 जो है यहाँ पर कार्बन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखो तीनों को, इसमें कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताऊंगा आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इथिलीन जो है जहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है वो तुम्हारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और जहाँ पर कार्बन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड में होती है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो कार्बन ने कितने ऑर्बिटल्स का यूज किया, अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, CH4 है, कितने कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल फंडा है, काउंट सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर काउंट करो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फंडा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3 और 4 हो गए हमारे पास। 4 सिग्मा बॉन्ड है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल होता है, सभी में काउंट करते हैं, और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, p। तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया, ये छोटा सा मैंने ट्रिक बताई यहाँ पे, सारे सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू में हाइब्रिडाइजेशन के इक्वल होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, तो CH4 ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड जो है दैट इज सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, साइड सिंपल एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड किसके इक्वल हो जाएगा, s, एक s ऑर्बिटल सभी में होगा इन्वॉल्वड। ये किसके हैं ऑर्बिटल्स, ये कार्बन का ऑर्बिटल है, और 3 भी कार्बन के ऑर्बिटल हैं जो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। दैट मींस एक तो इसका s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, कार्बन का s हो जाएगा, बाकी इसके p ऑर्बिटल, इससे भी p ऑर्बिटल और इससे भी p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 में क्या होगा, इसका एक s ऑर्बिटल, कार्बन का एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 2 इसके p ऑर्बिटल, एक इसमें कार्बन है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, दूसरा पाई, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर बाकी क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और दो एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो दो, सिर्फ कार्बन के 2 ही ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इसने इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से s और p सिर्फ 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमने काउंट की है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर परसेंटेज देखना एक बार, 3.3 होती है, और इसकी 2.5 होती है, और 2.7 सॉरी, तो इसकी 2.7 होती है, इसकी 2.5 होती है। इस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन है, ये सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट राइट जा रहे हो तो यहाँ पे क्या 50% एस करेक्टर है, यहाँ पर कितना है 33%, और यहाँ पर कितना 25%। तो यहाँ पर देखो 50% ये है एस करेक्टर, और 50% क्या है, यहाँ पर पी करेक्टर है। ध्यान से देख रहे हो, उतना ही एस है उतना ही हमारा पी करेक्टर है, दोनों इक्वल है। तो 50% एस है, 50% पी करेक्टर है। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 50% हमारे पास एस करेक्टर हो जाएगा, इसमें कितना है 33% एस करेक्टर हो जाएगा, और इसमें कितना होगा 25% एस करेक्टर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, हाइब्रिडेशन निकालना मैं आपको आगे बता दूंगी कैसे निकालते हैं।
तो ये देखो एक बार हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। तो हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, 25% एस कैरेक्टर, 33% और 50% एस कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है किसी भी एटम की इंक्रीज करती है। कंसेप्ट याद रखो। देखो किसी के मॉलिक्यूल के अंदर जब तुमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सबसे ज्यादा होगी। ये बात याद रखना है, अपने दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल, कि जहां पर भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से। देखो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब उसमें क्या है, एस ऑर्बिटल ज्यादा है, ठीक है। यानी कार्बन के पास क्या है, एस ऑर्बिटल है ज्यादा। मान लो मैं कार्बन को ड्रॉ कर रही हूँ कि कार्बन एटम हमारे पास है, ये इसका न्यूक्लियस है कार्बन का, और एक इसके पास पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है। कार्बन का क्या है, ये तो कार्बन का क्या हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल हो गया। अगर इसके एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं तो ये क्या करता है, एस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है न्यूक्लियस, और पी जो ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, साइडवेज होते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो चारों तरफ से विड्रॉ होते हैं, इधर से भी विड्रॉ करता है, मतलब चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, न्यूक्लियस अपने तरफ विड्रॉ करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में, जैसे हमने कार्बन लिया तो कार्बन के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जिसको स्फेरिकल शेप होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ से अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का इम्पैक्ट जो है वो चारों तरफ सेम जाएगा, चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, ठीक है। ये इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अंदर की तरफ क्या होते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, इसको बोला जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। जब एस ऑर्बिटल के जो एस ऑर्बिटल क्या स्फेरिकल है, तो एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट हो वो हर तरफ से अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, तुम कहीं छुप नहीं सकते, क्योंकि स्फेरिकल शेप है न्यूक्लियस की, तो चारों तरफ से अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ। अट्रैक्शन के कारण क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव में होंगे, न्यूक्लियस की तरफ अंदर एंटर कर जाएंगे, एस ऑर्बिटल से थोड़ा अंदर की तरफ क्या होंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसलिए जिसमें भी एस करेक्टर ज्यादा होता है, मतलब उसमें एस ऑर्बिटल का करेक्टर ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अंदर अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसकी अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। वो कितनी मिलती है, इसको क्या लिख दिया मैंने, उल्टा तो लिख दिया, उल्टा ही लिख दिया, देखो ध्यान से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी, इसकी 3.3 हो जाएगी, इसकी 2.5 हो जाएगी, और इसकी 2.7 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जिसकी ज्यादा है, यानी एस कैरेक्टर्स में ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट चारों तरफ से अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डंबल शेप स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों तरफ से अट्रैक्टेड नहीं होते, सिर्फ इसी डायरेक्शन से अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो इसलिए इसमें ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर और नीचे प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ ऊपर हो सकते हैं। एक ही डायरेक्शनल नेचर है इसका, एक ही डायरेक्शन से अट्रैक्शन होगा, चारों तरफ से अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जो स्फेरिकल शेप है उसमें चारों तरफ से अट्रैक्शन होगा, इसलिए न्यूक्लियस कहीं पर भी सेफ नहीं है, वो उसे अट्रैक्शन में जाना ही पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स में। इसलिए एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से जो हमारी, देखो एस कैरेक्टर है इसमें 50% है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, 3.3, जो सबसे ज्यादा है सीरीज में। इसकी 2.7 है, इसकी 2.5 है, इसकी 3.3 होती है। देखो इसमें एस कैरेक्टर सबसे कम है, देखो एस कैरेक्टर सबसे कम किसका है, sp3 में है। एस कैरेक्टर क्या है, सबसे कम इसमें है, ठीक है। तो एस कैरेक्टर सबसे कम जिसका होगा ना, एस कैरेक्टर जिसका सबसे कम होगा उसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसकी 2.7, इसमें 33% है, और इसमें कितनी है, 50% है, तो इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे रेंज में ध्यान मत दो, जो मैंने समझाया उस कंसेप्ट में ध्यान रखना, जिसमें ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी। ऐसा ही हमारा बस बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट हो जाएगा, कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर, तो वो भी तुम्हें याद रखना होगा कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा उतने ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और एस कैरेक्टर इंक्रीज करने से क्या होगा, अट्रैक्टिव पावर जो होगी वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ी थी, बॉन्ड ऑर्डर,
ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ाई है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, एक हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड। तो देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मीन्स होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है उतनी ज्यादा क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि sp करेक्टर यानी s करेक्टर 50%, इसमें s करेक्टर इंक्रीज करने से क्या होता है, इसमें कितना परसेंट है 33% हो जाएगा और इसमें कितना है 25% एस करेक्टर हो जाएगा। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि एस करेक्टर जितना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा एस करेक्टर बढ़ रहा है। देखो ध्यान से यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 33% और यहाँ पर 50% है। तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने से, अगर हम इधर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमारा क्या है एस करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो एस करेक्टर इंक्रीज होने से क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो कि वो भी हमारी इंक्रीज होती है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है। दूसरा चार्ज का इफेक्ट भी तुम देख सकते हो कि चार्ज के इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। चार्ज जो है, चार्ज का ऑक्सीडेशन स्टेट से क्लियर हो गया था, चार्ज इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है वो भी तुम्हारी इंक्रीज होती है, वो हम पढ़ चुके थे। जैसे कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज हमारे पास है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो एक पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, मार्कर कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्ज इफेक्ट में, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा किसी भी स्पीसीज के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज इसके ऊपर है +2 ऑक्सीजन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा चार्ज, तो इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी। तो इधर क्या करेगा ये ऑर्डर जो है हमारा क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ था, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ा था कि जैसे हम न्यूट्रल स्पीसीज से एक पॉजिटिव चार्ज +2 चार्ज होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होती है उसके पास चार्ज ज्यादा होता है। चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ से विड्रॉ करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जिसके पास ज्यादा होता है वो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से विड्रॉ करेगा, दैट इज चार्ज इफेक्ट। अब हम इसकी मेजरमेंट के क्या पढ़ते हैं, स्केल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से स्केल्स हम यूज करेंगे। देखो सबसे पहला स्केल हमारे पास आता है ए स्केल, हमें पढ़ेंगे दैट इज हमारे पास होता है पॉवलिंग स्केल होता है, दैट इज हमारे पास क्या होता है पॉवलिंग स्केल हमारे पास होता है, ठीक है। बी स्केल जो होता है हमारे पास होता है मूलिकन स्केल, बी स्केल हमारे पास क्या होता है मूलिकन स्केल, तो ये हमारा हो जाएगा मूलिकन स्केल, ठीक है। सबसे पहले हम ये दो स्केल पढ़ लेते हैं। दो स्केल में क्या पता चलता है हमारे पास, पॉलिंग स्केल जो होता है वो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट किया, उसके लिए हमें सबसे पहले डेल्टा ई जो है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो ध्यान से। डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक एनर्जी लेनी होगी, कोई भी ए बी बॉन्ड है हमारे पास उसकी एनर्जी निकालनी होगी मेजर करके, ये हमारे पास मेजर्ड हो जाएगी, ठीक है। माइनस में हमें वो एनर्जी लेनी है जो हमारे की प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की है, यानी ए और बी के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज ए बी, ठीक है। हमने एक मॉलिक्यूल लिया है दैट इज ए बी, ठीक है। ए बी हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। उसकी हमने बॉन्ड एनर्जी जो है मेजर की, ई क्या है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ई क्या है डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा डेल क्या रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस, या फिर ये बोल सकते हो जो ए बी बॉन्ड की एनर्जी है वो मेजर करेंगे हम एक्सपेरिमेंटली, तो इस बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को हम मेजर करेंगे, और जो ए बी ए बी लिखा हमने यहाँ पर एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड जो हम मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और ये ए बी बॉन्ड की हमारे पास क्या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी है कि प्योर अगर हमारे पास ए बी बॉन्ड होता है तो उसकी क्या एनर्जी होती है, अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेम होती है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेम है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा ही नहीं, तो इसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है तो इसमें क्या होगा एक प्योर
कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है? अगर दो एटम्स के बीच में अगर एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोवलेंट बॉन्ड में भी हमारे पास वैरायटी है, नॉन पोलर है, पोलर है। पोलर में तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, तो वो हमारा क्या होगा, प्योर कोवलेंट पोलर बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों हमारे सेम एटम्स होते हैं, तो वहाँ पर प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हम मेजर करेंगे डेल्टा ई। इसका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिव को मेजर करने का वो है 0.18 मल्टीप्लाई डेल्टा ई रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू जाई ए माइनस में जाई बी। ठीक है, ये देखो ध्यान से, अगर ये जो एनर्जी हमने किस में ली है, किलो जूल पर मोल में ली है, अगर इस एनर्जी को हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तब हमारे पास ये हो जाएगी 0.208 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसको लेते हैं हाफ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो क्या हो जाएगी, जाई ए माइनस में जाई बी। जाई जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्सप्लेन करता है, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बी। पॉलिंग ने क्या किया है, कार्बन से फ्लोरीन तक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसने मेजर की है, कार्बन से फ्लोरीन तक की इलेक्ट्रॉनिटी मेजर किया है। दैट इज स्टार्ट कहाँ से होती है, इसकी 4 होती है, फ्लोरीन होगी, फ्लोरीन से पीछे वाला ऑक्सीजन एटम हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन एटम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी 3.5 हो जाएगी, 3.0 हो जाएगी, फिर हमारे पास कार्बन आएगी, दैट इज 2.5 हो जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट की इसने क्या कर रखी है, मेजरमेंट कर रखी है, किस चीज़ की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात याद रखना कि जो 4 एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो 4 एलिमेंट्स की पॉलिंग ने क्या मेजर कर रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर रखा है। दैट इज कार्बन की 2.5 याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है, दिमाग में याद रखो। कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3.5 बढ़ाते रहो, ऑक्सीजन की 3.5 हो जाएगी, एंड जो फ्लोरीन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। तो ये 4 किसने मेजरमेंट कर रखी है, तो एक पर्टिकुलर, इन चारों में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट तुम्हें मिलेगा, जाई ए माइनस में जाई बी। देखो ध्यान से, 0.18 को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी डिफरेंस, जो हम यहाँ से मेजर करेंगे एनर्जी डिफरेंस, दिस इज, इस एनर्जी डिफरेंस को हम यहाँ पर रखेंगे, रेस्ट बार हाफ हो जाएगा। अगर हमने ये जो चेंज इन एनर्जी है वो हमने लिया है किलो जूल में, तब लेंगे हम इसको, जाई ए माइनस में जाई बी, इन दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तुम पुट अप करोगे, और ये एलिमेंट कौन से होंगे, 4 एलिमेंट। यानी कोई भी रूल है वो एक उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि इतने पे ही अप्लाई हो सकता है, 4 की मेजर के 4 में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तभी दूसरे की निकालोगे तुम, ठीक है। दूसरा देखो, अगर एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है तो इसको 0.208 से मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वल टू जाई माइनस में जाई होता है। इसकी लिमिटेशंस ये होती हैं कि हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये जो एनर्जी हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन होती है। तो ये इसकी क्या होगी, एक लिमिटेशन होगी, इसको मेजर करने में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, तो इसलिए इस रूल को हम इतना एप्लीकेबल नहीं मानते और ना ही इसको काफ़ी, इसको अप्लाई भी काफ़ी कम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है इसमें कैसे निकालते हैं इसको। दूसरा हमारे पास जो आता है मूलिकन स्केल आएगा, हमारे पास दूसरा क्या आएगा, मूलिकन स्केल आएगा। तो मूलिकन स्केल में क्या करना है, मूलिकन स्केल जो होता है वो बेस्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी पे प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड होता है। इनका हम मीन लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मूलिकन स्केल के अकॉर्डिंग जो हमें निकालनी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, मीन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रखो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, मतलब किसी की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल रहे हो तुम, किसी भी पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल रहे हो, तो उसमें क्या करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में जो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दोनों का एडिशन करोगे, डिवाइड बाय तुम क्या कर दोगे, उसको 2 कर दोगे, ठीक है। तो उसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे उसकी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 कर दोगे, दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो पोलिंग की वैल्यू आती है, पोलिंग की जो वैल्यू आती है, पोलिंग स्केल से जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, इससे 2.8 का मल्टीपल होती है जो हमारे मूलिकन स्केल की वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि जो पोलिंग स्केल होता है, पोलिंग स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी क्या होती है 2.8 मल्टीपल ऑफ मूलिकन स्केल। तो मूलिकन स्केल से जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उसका ये क्या होती है 2.8 मल्टीपल होती है। अगर तो इस स्केल से अगर हमने पोलिंग वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे,
अगर हमने कूलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकालनी है, कूलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, जो मुलिकन स्केल हमारे पास होता है, मुलिकन स्केल से जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वैल्यू किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम 2.8 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? मुलिकन स्केल से जो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पॉलिंग स्केल की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालनी है, अगर दोनों गिवन है, जैसे मुलिकन स्केल की वैल्यू तुम्हें गिवन हो, पॉलिंग स्केल की गिवन हो, तो क्या करोगे, मुलिकन स्केल की वैल्यू पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो मुलिकन स्केल से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, 2.8 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अगर ये तो किलो जूल में हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तुम्हें निकालनी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो क्या करोगे, मुलिकन स्केल की जो भी वैल्यू है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी को प्लस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको क्या करना है, 540 से डिवाइड कर देना आंख बंद करके। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गई। समझ रहे हो कि अगर जो तुम्हारे पास पुलिंग स्केल होता है, पुलिंग स्केल से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, उसमें क्या करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर दोगे 540 से, दैट विल बी योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास अलर्ट आता है, अलर्ट रोचो, अलर्ट रोचो, रोचो स्केल, ये तुम्हारा सी स्केल होता है। अलर्ट रोचो स्केल जो होता है सबसे लास्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, सबसे थर्ड आया था तुम्हारे पास ये, ठीक है, तो सबसे लास्ट होता है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो इसके लिए क्या किया जाता है, ए बी की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है, 0.359 प्लस जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय आर का स्क्वायर माइनस 0.744 से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, अब देखो अलर्ट रोचो रूल जो होता है सबसे लास्ट एंड थर्ड है, सबसे एक्यूरेट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, 0 पॉइंट ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की या किसी भी पर्टिकुलर एटम की निकालनी है तुम्हें, तो 0.359 प्लस क्या होगा, जेड इफेक्टिव, जो हमने जेड इफेक्टिव निकालना सीखा था, किससे, जेड इफेक्टिव निकालना सीखा था हमने, प्लस नहीं है सॉरी, एक मिनट आई विल चेक इट, मल्टीपल में है सॉरी, तो ये यहाँ पर मल्टीपल में है, इसको एक बार दोबारा से देख लेना, ये इसके साथ तो मल्टीपल में है और यहाँ पर प्लस में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक साइन मिस होगा, आई थिंक उस बुक में कुछ मिस प्रिंट है, रॉन्ग गिवन है जहाँ से मैंने पढ़ा था। ओके ओके दैट्स फाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर रही है, वो क्या है, ऐसे निकालोगे, फॉर्मूला है 0.359 मल्टीप्लाई में जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय में रेडियस का स्क्वायर, जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच में जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस है, तो उस बॉन्ड डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसके ऊपर बेस्ड है, इस बॉन्ड डिस्टेंस को हम निकालेंगे, वो यहाँ पर पुटअप करेंगे। जेड इफेक्टिव हमने निकालना सीखा था स्लैटर रूल, तो स्लैटर रूल से हमने क्या निकालना सीखा था, जेड इफेक्टिव, और यहाँ पे इसके साथ प्लस के 0.744। ठीक है, रोचो रूल जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट ये इसीलिए मिला हमें क्योंकि जब हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन किया, ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन किया तो उससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू मिली थी हमें, और वो क्या करती है, मैच करती हैं सिर्फ अलर्ट रोचो से। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखो, पूरी ये समझ में आ गया कि थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है, तो एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया, यानी एक्सपेरिमेंटली। ये टेक्निक भी तुम्हें पढ़ाऊंगी मैं, सॉलिड स्टेट में आएगा, बहुत इजी टेक्निक है, इतना कोई खास मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली, जो मैच करती है ओनली अलर्ट रोचो रूल। अलर्ट रोचो रूल्स यानी जो स्केल है उससे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो निकाली है वैल्यूज, वो उससे काफी ज्यादा मैच करते हैं, काफी एक्यूरेट होती है। दूसरी बात, ये डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेनी मेथड्स। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी निकाल सकते हो क्योंकि कोलम्बिक फोर्स और अट्रैक्शन पे बेस्ड स्लैटर रूल से निकाल सकते हैं जेड इफेक्टिव। मेन बेसिक बात जो याद रखनी, देखो ये सब हो गई बातें स्केल की हो गई। ठीक है, स्केल का इतना कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से आएगा तो मोलिकन स्केल पे, दोनों में किसी भी स्केल पे है। मेन बात जो होती है, एक याद रखो, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं मैं एक बार। नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दो, IIT-JEM दे लो, नेट दे लो, गेट दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, ठीक है, तो उसमें इन चार की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है, सिर्फ चार को याद रखना है। दैट इज कितनी होती है इसकी 2.5 होती है, और इसकी कितनी होती है 3.0 होती है, इसकी कितनी होती है 3.5 होती है, और इसकी 4.0। अगर किसी भी बॉन्ड में तुम्हें ये दिख जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिख जाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये होते हैं, ठीक है। इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है, जैसे NH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होती है, इसकी 2.5 से भी लेस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, जो हाइड्रोजन होती है, याद करना मुश्किल है लेकिन ये सीरीज तो याद कर सकते हो। 0.5 इंक्रीज करना, पहले कार्बन की फैमिली आती है, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की आती है, तो उसकी 2.5, उसकी 3.0, 3.5, 4.0 हो जाएगी, ठीक है। याद करना बहुत ईजी है, 0.5 यहाँ से इंक्रीज कर दो, 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से इंक्रीज कर दो। बात क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है बहुत ही ज्यादा वीक होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेती है, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, निकल जाएगा H पॉजिटिव फॉर्म में, सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगी नाइट्रोजन। वैसे ही ऑक्सीजन जो है सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज में कोई निकलता है, अगर H पॉजिटिव में कोई निकलता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। समझ में आया? तो जो फॉन रूल है हमारा, हमने बताया था इसको फॉन रूल, FON फॉन रूल, ठीक है। तो फॉन रूल में जितने भी एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। और एक्टिव हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो होती है हमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड जो होती है वही एक्टिव हाइड्रोजन होती है, और उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इन एलिमेंट्स के साथ कोई हाइड्रोजन होती है तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, active hydrogen. This is the electronegativity we will meet in next lecture. Thank you so much.